गाइस हम लेके आ रहे हैं PT 365, यानी कि विजन का PT 365 आ चुका है गाइस। और ये पहला PT है विजन IAS का 365 पॉलिटी के रिगार्डिंग। पॉलिटी के जो इस समय हमारे 2020 और 2021 में जो भी मई, देखो ये गाइस मई 2022 से जनवरी 2021 का है, वॉल्यूम फर्स्ट है। इसके बाद भी जनवरी से लेके जो मई आएगा, मई या अप्रैल तक जो भी आएगा उसका अगला पार्ट आएगा जनवरी 2021 से मई 2021 तक। तो ये मई 2020 से जनवरी 2021 तक का है, पॉलिटी का है गाइस। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के जो टॉपिक्स हैं इसमें जो करंट में रहे, जैसे फर्स्ट वन इज द बेसिक स्ट्रक्चर, केशवानंद भारती केस में जो बात हुई थी 1973 का है, जिसमें केशवानंद जो जिन्होंने एक PIL फाइल की थी उनकी मौत हो गई है। सेकंड है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इज वेरी हाईली इम्पोर्टेंट टॉपिक बिकॉज ट्रंप जो USA के प्रेसिडेंट हैं उनका भी इम्पीचमेंट होने जैसी खतरा आ गया था, डेंजर में थे। थर्ड पार्टनिंग पावर ऑफ गवर्निंग, ये सारे टॉपिक हैं गाइस जो काफ़ी हैं। देखो सब कैटेगरीज ऑफ OBC NCBC जो बनाया गया है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं। तो देखो हम इसमें कवर कर सकते हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। 50 पेजेस का है करीब ये, तो देखते हैं करीब गाइस इसको कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं, कितना कर पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। पहला जो टॉपिक है आपका हम वो करेंगे, पहला कौन सा टॉपिक है गाइस, सॉरी एक मिनट, हाँ। तो पहला टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर रिगार्डिंग द बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती केस इज 1973, वी आर डिस्कसिंग अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर्स। तो इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉलिटी का। वैसे आप सब पॉलिटी का लक्ष्मीकांत 6th एडिशन पढ़ चुके होंगे, फिर भी हम इसको एक बार थोड़ी सरहरी निगाहों से देख लेते हैं और कंप्लीट करते हैं, ठीक है गाइस। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। देखो गाइस फर्स्ट है बेसिक स्ट्रक्चर। एक मिनट पेन ले लेते हैं गाइस। एक मिनट पेन लेके आते हैं, कमेंट और ड्राइंग मैप पे जाते हैं। देखो गाइस ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है पहला पार्ट। इशू कॉन्स्टिट्यूशन से जो रिगार्डिंग इशू है उन्हें देख रहे हैं हम। तो देखो बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट है फर्स्ट। ये न्यूज़ में क्यों था, हम पहली बात, केशवानंद भारती जो लैंडमार्क था, केशवानंद भारती, श्रीपद गलवारू थे एंड अदर था स्टेट ऑफ केरला के अगेंस्ट। ये कब आया था, 1973 का पार्ट है। 1973 में ये केशवानंद भारती के जजमेंट आया था इस रिगार्डिंग टू बेसिक स्ट्रक्चर। किसके, बेसिक स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग था। उनकी क्या भैया, पास अभी उनकी मौत हो गई है, वो गुजर गए हैं बेचारे केशवानंद भारती जी। देखो उस केस के बारे में आपको बताएं कि व्हाट इज द केशवानंद भारती केस। तो केशवानंद भारती जजमेंट वो क्या था, सुप्रीम कोर्ट में एक आउटलाइन किया गया था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बताया गया था केशवानंद भारती केस में। और केस ने क्या किया, डील द पिटीशन अगेंस्ट द केरला गवर्नमेंट। और उन्होंने केरला गवर्नमेंट के खिलाफ क्या है, एक पिटीशन दायर की थी। उन्होंने चैलेंज किया था कि कंपलसरी एक्वाजिशन ऑफ हिज लैंड, यानी कि अपनी लैंड का जो एक्वाजिशन है बाय द गवर्नमेंट अंडर द केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963। किसके अंडर था, यानी कि कंपलसरी एक्वाजिशन ऑफ हिज लैंड बाय द गवर्नमेंट अंडर द केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963। एंड वो क्या, उन्होंने ये कहा था कि भैया ये वायलेशन है एक फंडामेंटल राइट का, कि केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963 के बाद किसी भी लैंड का एक्वाजिशन करना या उसका हड़प लेना, ले लेना, ये फंडामेंटल राइट का क्या है, वायलेशन है। आप इसको वायलेट कर रहे हो, आप इसको वायलेशन कर रहे हो इसका। ये किसमें इंसेंट था, ये निहित था आर्टिकल 25, 26 एंड 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन्होंने कहा था कि भैया अगर आप ऐसा करते हो तो आर्टिकल 25, 26 और 31 को क्या करते हो, आप वायलेट करते हो गाइस, ठीक है। एंड द केस वॉज हर्ड, सबसे बड़ी बात की थी, ये जो केस सुना गया था 13 जज की बेंच ने, अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी, लार्जेस्ट फॉर्म इन द सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच के द्वारा सुना गया था। 13 जज थे इसके बेंच में गाइस। तो द केस वॉज हर्ड बाय द बेंच ऑफ 13 जज, द लार्जेस्ट फॉर्म अप टिल नाउ, ठीक है। एज हियरिंग प्रोसीडेड द स्कोप ऑफ द केस वॉज एक्सपेंडेड टू एड्रेस द फॉलोइंग। नंबर 1 क्या था, इंटरप्रिटेशन ऑफ गोलकनाथ केस। इन्होंने क्या किया था, जो 1960 में गोलकनाथ केस में एक जजमेंट दिया गया था उसको इंटरप्रिटेट कर दिया, उसको बदल दिया। उन्होंने कहा था कि भैया आप क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर, गोलकनाथ केस में कहा गया था गाइस कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को भी बदल सकती है पार्लियामेंट। बट ये क्या 1973 केशवानंद भारती केस में क्या किया गया, इसको इंटरप्रिटेशन गोलकनाथ केस 1960 को बदल दिया गया। एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द आर्टिकल 368, और इनको आर्टिकल 368 को भी क्या गया, इंटरप्रेटेड किया गया। एंड द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड, ये आर्टिकल 368 इज रिलेटेड टू द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पार्लियामेंट को पावर देता है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, संशोधित करने की। एंड द वैलिडिटी ऑफ द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सेक्शन 2(3) ऑफ द 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो इसकी जो वैलिडिटी थी क्या थी, 24 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसके सेक्शन 2 और 3 और 25वां जो अमेंडमेंट एक्ट है और 29वां अमेंडमेंट एक्ट था,
उसमें क्या था, आर्टिकल 63 की जो वैलिडिटी थी उसमें जो लागू किया गया था उसके इंटरप्रिटेशन को भी इन्होंने बदल दिया गया गाइस। देखो इवोल्यूशन ऑफ डायरेक्टर क्या है, ये बाद में थोड़ा बात करेंगे, ये देख लेते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर एक्चुअल में है क्या हमारा गाइस। वेरियस एलिमेंट्स गिवन है यहाँ पे। देखो PT 65 हम कवर कर रहे हैं गाइस, तो आपको लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको एक सब्सक्राइब करना है, एक अंगूठा ही दबाना है यार, लाइक तो कर ही सकते हो गाइस। तो देखिए बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सम प्रिंसिपल दैट आर प्रेजेंटली पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर जो स्टेटेड बिलो, नीचे दिए गए हैं। देखो हमारा जो इंडिया है वो सॉवरेन है, सोवरेनिटी ऑफ इंडिया इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। सेकंड है एसेंशियल फीचर ऑफ द इंडिविजुअल फ्रीडम, यानी कि किसी की इंडिविजुअल फ्रीडम सिक्योर टू द सिटीजन, ये भी किसका पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर का। ध्यान से पढ़ना क्योंकि कभी का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। मैंडेट टू बिल्ड ए वेलफेयर स्टेट, भैया ये मैंडेट है, मैंडेटरी है कि आपको एक वेलफेयर स्टेट क्या है, बिल्ड करना है, यानी कि आपको सोसाइटी के लिए एक ऐसा स्टेट बनाना है जहाँ पे लोगों के लिए क्या है, वेलफेयर चीज़ें मिलना, लाइक कि आपको एजुकेशन राइट्स हो, बहुत सारी वेलफेयर, हेल्थ सिस्टम अच्छा होना चाहिए, उनका खाने पीने का हिसाब किताब ऐसा होना चाहिए, और बाकी की जो बेसिक नीड्स है वो कंपलसरी होनी चाहिए, ठीक है गाइस। सुपरमेशी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो द पार्ट। रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक कई बार मिस कर जाते हैं वर्ड्स को, ध्यान देना, ये वर्ड्स काफ़ी ध्यान रखने वाले हैं। सेकुलर एंड फेडरल कैरेक्टर, जो सेकुलर कैरेक्टर है फेडरल कैरेक्टर, वो बोथ क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर। एंड द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। देखो तीन पार्ट होते हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और जुडिशरी होती है। देखो लेजिस्लेचर में क्या होते हैं, हमारे जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या फिर जितने भी, चाहे राज्यसभा में चाहे लोकसभा में, वो सब हमारा मिलके क्या बनता है, वो लेजिस्लेचर। और जो एग्जीक्यूटिव होती है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द हेड ऑफ प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर, विद द हेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द विद प्रेसिडेंट, दिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। एंड द जुडिशरी, यू नो अबाउट द जुडिशरी, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है। एंड फोर्थ जो पिलर बताया जाता है वो हमारा सिस्टम है, वो मीडिया बताया जाता है, जो कि आजकल सही से काम नहीं कर रहा है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी द पार्ट, जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये भी क्या है, एक पार्ट है। हार्मनी एंड द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएस के बीच में एक बैलेंस बनाना, एक हार्मनी बनाना, वो क्या है, ये भी एक क्या है, पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर। हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम जो कि ब्रिटेन से लिया गया वो भी है। रूल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इज अ पार्ट ऑफ 320 आर्टिकल 324 एंड 326 का पार्ट है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है। लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस एंड द प्रिंसिपल और इसेंस अंडरलाइन फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स के प्रिंसिपल्स हैं, इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। जो इसेंस हैं, क्या ध्यान रखना, प्रिंसिपल और यानी कि इसेंस, अंडरलाइन फंडामेंटल राइट्स। एंड पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 332, 136, 144 एंड 142 is also part of the basic structure। आर्टिकल 32, 136 एंड 141 एंड 142 को आप क्या है, अमेंड नहीं कर सकता है कौन, पार्लियामेंट, इससे पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। पावर ऑफ हाई कोर्ट, ये पावर सुप्रीम कोर्ट की थी, हाई कोर्ट है। आर्टिकल 226 एंड 2279 की 226 और 227 को भी आप अमेंड नहीं कर सकता, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इसको क्या अमेंड नहीं कर सकती है। तो दीज ऑल अबाउट द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर गाइस। अब आते हैं एवोल्यूशन ऑफ डॉक्टर ऑफ बैक्स, कैसे एवोल्यूशन हुआ, इसका विकास कैसे हुआ बेसिक स्ट्रक्चर का गाइस, ठीक है। देखो पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 368 में गिवन है कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, ऐसा कहा गया था 1961 में शंकरी प्रसाद केस में। ये सारे केस और इसकी डेट ना याद रखना गाइस, क्योंकि वो कई बार मिलान में ना पूछ लेता है, उसके सामने दे देता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा केस आया सज्जन सिंह केस, उसमें 1965 में उन्होंने भी ये कहा कि पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को भी बदल सकती है, चाहे वो फंडामेंटल राइट इंक्लूडेड था। उसके बाद क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकता है, नॉट लो अंडर आर्टिकल 30, यानी कि सिर्फ आर्टिकल 13 का जो है उसका अमेंडमेंट नहीं कर सकते, यानी कि पार्लियामेंट कैन अमेंड 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐसा कहा गया कि उन्होंने क्या किया, कर्टेल किया राइट टू प्रॉपर्टी विद ड्यू कंपनसेशन, कि उन्होंने जो राइट टू प्रॉपर्टी को उसको कर्टेल कर दिया, यानी उसको खत्म कर दिया, कम कर दिया, उसका कंपनसेशन के रिगार्डिंग। सेक्शन ये प्रेसिडेंस ऑफ डीपीएसपी ओवर फंडामेंटल राइट्स, ये भी 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात हो रही है। एंड इट टुक अवे स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू फॉर आर्टिकल 39B और 39C। इन्होंने क्या किया, इसको दूर ले गया, यानी इसको खत्म कर दिया, यानी कम कर दिया। उन्होंने बोला कि भैया जो आर्टिकल 39B और 39C में जो स्कोप है जुडिशियल रिव्यू का, वो क्या है, वो किसके लिए 39B और 39C पर क्या है, लागू नहीं होगा।
आप 39B और 39C का क्या है, जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद 1972 में आया गाइस क्या, 29th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसमें दो चीज़ें ऐड की गई, क्या, एक तो रिफॉर्म लेजिस्लेशन और दूसरा 9th शेड्यूल 29th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इसको क्या ऐड कर दिया गया। तो ये गाइस दो चीज़ें इसमें, लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशन 1956 में ही आया, तो इसको क्या किया गया, दो चीज़ें ऐड की गई, 9th शेड्यूल को, जो शेड्यूल है उसको ऐड किया गया। उससे पहले गाइस गोलकनाथ केस आया था 1967 में, सॉरी मैंने पहले 1960 बताया था 1967 में आया था। इसमें क्या कहा गया कि आर्टिकल 368 डिड नॉट कन्फर अमेंडिंग पावर टू पार्लियामेंट, यानी आर्टिकल 368 क्या है, वो पार्लियामेंट को पावर नहीं देता क्या करने की, अमेंड करने की। किसके अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, क्या है, डिड नॉट कन्फर अमेंडिंग पावर टू पार्लियामेंट बट फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंड बाई पार्लियामेंट। उसमें ये कहा गया था कि फंडामेंटल राइट क्या है, उसको अमेंड नहीं कर सकती पार्लियामेंट। ठीक है, तो आर्टिकल 368 के थ्रू क्या है कि भैया आप क्या है, फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते हो, ऐसा गोलकनाथ केस 1967 में कहा गया। फिर उसके बाद आया सबसे लैंड जमाग 1967 केशवानंद भारती केस। ठीक है गाइस, इसमें कहा गया, और ये अब तक चल रहा है, यानी कि करंट तक यही चलता है, ये लाइन ऑफ थॉट मेंटेन दैट स्ट्रेंथ ऑफ सब्सिक्वेंट जजमेंट लाइक मिनर्वा मिल केस 1960, SR बोमई केस और IR सेलोकोले केस। इसमें भी ये बात कही गई थी, किसकी, ये कि भैया बेसिक स्ट्रक्चर द पार्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यानी कि मिनर्वा मिल केस, SR बोमई केस और IR सेहलो केस में ये बात कही गई थी। यानी कि लाइन ऑफ थॉट जो है क्या, मेंटेन द स्ट्रेंथ ऑफ द सब्सिक्वेंट जजमेंट और लाइक, ये बात जो केशवानंद भारती केस में कही गई है वो इन तीनों केसों के भी क्या लाइन ऑफ थॉट में थी, उन्होंने इस बात को मेंटेन रखा। अब इसके आउटकम्स क्या है देखते हैं। देखो आउटकम्स हैं, इसकी जो वैलिडिटी है 24th अमेंडमेंट जो किया गया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि पार्लियामेंट जो है उसको पावर अमेंड करने की, ऑल प्रोविजन ऑफ द, सारे कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी प्रोविजन है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, यानी कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को भी क्या कर सकता है, अमेंड कर सकता है। बट एक कंडीशन है इसमें, कंडीशन क्या है कि द अमेंडमेंट शुड नॉट ऑल्टर, डैमेज और डिस्ट्रॉय द एसेंशियल फीचर ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट प्रॉब्लम ये है कि जो पार्लियामेंट है वो ना बेसिक जो पार्ट है, यानी कि जो प्रिंसिपल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उनको क्या है ना ऑल्टर कर सकता है, ना डैमेज कर सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये इसमें एक कंडीशन रखी गई। बट इट दिस केम टू बी नोन एज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ये क्या कहलाया, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो ही क्या कहलाए, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहलाएगा। इस पता नहीं गाइस मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा तो माइंड इसमें लगा के सोचना पड़ेगा। खुद पढ़ा होगा आप लक्ष्मीकांत में तो आप इजीली आपको समझ सकते हो, आपको जल्दी समझ सकते हो। उसके बाद क्या सेकंड है करेक्टेड जजमेंट ऑफ द गोलकनाथ। इसमें क्या किया, जो गोलकनाथ केस में जो जजमेंट दिया गया था उसको करेक्ट किया केशवानंद भारती केस में। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 368 में कहा गया था कि बोथ द पावर एंड द प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द अमेंडिंग द पावर ऑफ लेजिस्लेटिव पावर पार्लियामेंट वर डिफरेंट। जो गोलकनाथ केस है 1967 का, उसमें यह कहा गया था कि आर्टिकल 368 में ऐसा कंटेन है, उसमें दिया है कि पावर ऑफ प्रोसीजर और अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन और अमेंडिंग ऑफ पावर किसी की लेजिस्लेटिव पावर क्या है, ये डिफरेंट है। लेजिस्लेटिंग जो पावर है उसको अमेंड करने की और जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जो पावर है, इससे डिफरेंट सिनेरियो। ठीक है गाइस, कि आप किसी भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हैं वो डिफरेंट सिनेरियो है। आर्टिकल 368 में ऐसा कहा गया था। अदर जजमेंट देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने 25 और 29th अमेंडमेंट इनके देखा, एक्सेप्ट फॉर दिस पार्ट दैट कर्टेल इज पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इन्होंने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 और 29th अमेंडमेंट में कहा गया कि एक्सेप्ट फॉर द पार्ट दैट कर्टेल इज पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यानी कि जो इसके सिवा जो पार्ट है जो कर्टेल करा यानी कम कर रहा है जुडिशियल रिव्यू की पावर को, जुडिशियल रिव्यू की पावर को, एंड इट ऑल्सो एसर्टेड दैट द प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंडेबल। उन्होंने कहा भैया कि एक्सेप्ट जो पार्ट है जुडिशियल रिव्यू का, हम जुडिशियल रिव्यू को क्या है उसको क्या कर सकते हैं, कर्टेल नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स ए पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। बट प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस अमेंडेबल। वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल, बट उसको अमेंडेंट किया जा सकता है। और उसी तरीके से 42वां जो 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 है, उसमें प्रीएम्बल को नहीं 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 में प्रीएम्बल को क्या किया गया था, अमेंडेंट किया गया था। उसमें 3 वर्ड गाइस जोड़े गए थे। तो इट्स ऑल अबाउट केशवानंद भारती केस। पता नहीं कितना समझ में आया गाइस, बट लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है। देखो अब नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, कि इम्पीचमेंट इंडिया और यूएसए में कैसा है, कितना डिफरेंट सिनेरियो है। इट्स ऑल अबाउट रिगार्डिंग दिस। देखो डोनाल्ड ट्रंप बिकम्स फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट टू बी इम्पीच
ट्वाइस। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे प्रेसिडेंट है उनको 2 बार अब तक इम्पीच करने की कोशिश की गई है, बट ऐसा हुआ नहीं है। देखो इम्पीचमेंट का प्रोसेस इंडिया और यूएसए का डिफरेंस है, क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में रहा है। बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है ये इंडिया और यूएसए में डिफरेंस बताता है। देखो ग्राउंड क्या है, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 61 में इंडिया में गिवन है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग आप प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हो। बट यूएसए में क्या है, ट्रीजन, बैबरी और एनी अदर हाई क्राइम्स है किया है प्रेसिडेंट ने, तो आप उसको इस ग्राउंड पे क्या कर सकते हो, इम्पीच कर सकते हो गाइस। और ये कैसे इनिशिएट हो सकता है, कौन इनिशिएट कर सकता है, कोई भी हाउस, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, हमारे यहाँ 2 हाउस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा गाइस, उनमें कहीं भी ये क्या हो सकता है, इनिशिएट हो सकता है। बट यूएसए में क्या है, ओनली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो लोअर हाउस है वहाँ पे यूएसए में क्या है, इम्पीचमेंट को क्या किया सकता है, इनिशिएट किया सकता है। इसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर क्या है, फर्स्ट स्टेज है गाइड, 1/4 ऑफ द मेंबर और टू साइन चार्ज। अगर ये इनिशिएट करना है, चार्ज करना है किसी भी, किसमें, पार्लियामेंट में, किसी भी हाउस में, सॉरी किसी भी हाउस में ये करना है, तो 1/4 ऑफ द मेंबर इस पर साइन करेंगे। तो क्या हुआ, इससे इंडियन कंटेक्स्ट गाइस, इंडियन कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ मैं, तो 1/4 ऑफ द मेंबर टू साइन चार्ज, और इसके लिए 14 डेज नोटिस टू प्रेसिडेंट, पहले 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। पहले 1/4 ऑफ मेंबर करेंगे किसी भी किसके, 1/4 मेंबर चाहिए किसी भी हाउस के, वो साइन करेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद साइन, जो 14 दिन पहले प्रेसिडेंट को नोटिस दिया जाएगा इस बात का कि भैया आपके खिलाफ कि इस हाउस में ऐसा ऐसा हम करने जा रहे हैं। उसके बाद जो 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, देखो गाइस वो आर्टिकल 61 में ये गिवन है कि 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप हाउस, उस हाउस की टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस का 2/3 मेजोरिटी चाहिए। जैसे कि 545 मेंबर्स हैं लोकसभा में, तो इसका 230 मेंबर गाइस, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वो नहीं है, 2/3 मेंबर चाहिए गाइस, इसका 2/3, ये नहीं कि 300 मेंबर है उसकी 2/3 नहीं, टोटल मेंबरशिप। तो 545 मेंबर्स है, तो 2/3 से आप इसको करोगे तो कितना हो जाएगा गाइस, तो देख लो आप, ये हो गया 1090, और उसको 3 से डिवाइड कर दो तो करीब करीब चाहिए आपको 1090 हो गया ना, हाँ 1090, इसको 3 मतलब 303 यानी कि 331 करीब मेंबर चाहिए आपको, 331 मेंबर चाहिए गाइस कम से कम। 331 मेंबर नहीं, 332 ही है ना, 1013, हाँ 331-32 जो भी देख लेना, 331 मेंबर चाहिए जो कि इम्पीचमेंट पे क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। आर्टिकल 61 की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग अगर ऐसा होगा तो वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे तो जो प्रेजेंट मेंबर ऑफ हाउस हैं वो उनका 2/3 चाहिए, प्रेजेंट मेंबर, अगर वहाँ 400 मेंबर हैं तो उनका 2/3 चाहिए। बट वहाँ एक और होता है 50% ऑफ द टोटल हाउस, ये 2 चीज़ें वहाँ पे क्या है, कंप्लीट करनी पड़ेगी, 50% और 2/3 ऑफ द प्रेजेंट मेंबर ऑफ द हाउस, तो दैट्स 2 डिफरेंट। तो जो प्रोसीजर क्या है, ये फर्स्ट स्टेज का प्रोसीजर है, यानी कि 1/4 मेंबर ऑफ साइन चार्ज चाहिए, 14 डे का नोटिस देना पड़ेगा, और 2/3 ऑफ मेजोरिटी टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस प्रेजेंट इन हाउस, इन दैट हाउस, दैट इज राइट। और वहीं यूएसए में गाइस क्या है, पास विद सिंपल मेजोरिटी टू स्टार्ट ट्रायल, अगर ट्रायल स्टार्ट करना है तो वो सिंपल मेजोरिटी से यूएसए में स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब हम आते हैं स्टेज सेकंड पे गाइस, ठीक है। जो हमारा सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस एक्ट एज इन्वेस्टिगेटिंग हाउस, वो क्या है, वो एक्ट करेगा किसकी तरह, इन्वेस्टिगेटिंग हाउस की। चाहे अगर जैसे लोकसभा में पास हुआ है तो राज्यसभा हमारे लिए क्या, इन्वेस्टिगेटिंग हाउस की तरह काम करेगा, और वहीं अगर राज्यसभा में हुआ तो लोकसभा इसके लिए इन्वेस्टिगेटिंग हाउस काम करेगा। एंड उसके बाद पास किया जाएगा विद सम मेजोरिटी, सेम मेजोरिटी से इसको पास कर दिया जाएगा। और इम्पीचमेंट ऐसा आज तक हुआ नहीं हमारे मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे आज तक ऐसा किसी भी प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया गया है। एक बार इम्पीच लाया गया था, ज्ञानी जेल सिंह थे, पता नहीं नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, मैं बता दूंगा आपको गाइस। तो ये सेकंड हाउस जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग हाउस होगा, और उसके बाद ये मेजोरिटी से पास किया जाएगा, और उसके बाद आगे की प्रोसेस लागू होगी गाइस, ठीक है। आगे की प्रोसेस क्या लागू होगी, यही है यहाँ पे, उसके बाद इम्पीच कर जाएगा। वहीं लेकिन यूएसए में क्या है, मेजोरिटी सिंपल होगी, उसके ट्रायल बेसिस पे प्रोसेस जो स्टार्ट होगी किसमें, लोअर हाउस में, ठीक है गाइस। उसके बाद सीनेट में जाएगा, यानी कि सीनेट यूएसए का अपर हाउस है, ये भी एक्ट्स लाइक ए कोर्ट, ये कोर्ट की तरह एक्ट करेगा अपर हाउस। एंड और यहाँ पे क्या होगा, 2/3, ये पास विद 2/3 ऑफ सीनेट वोट, ये पास किया जाएगा 2/3 ऑफ सीनेट वोट से, इसको पास कर दिया जाएगा। और उसके बाद जब ये पास हो जाएगा सीनेट से, उसके बाद प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया जाएगा यूएसए में। तो गाइस देखो ये इम्पीचमेंट था, कैसे इनिशिएट होगा मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया, पूरा समझाया, इंडियन कंटेक्स्ट में और यूएसए में भी आप समझ गए होंगे, ठीक है गाइस। अब देखो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर।
पार्डनिंग पावर गवर्नर्स की क्या क्या है, कैसे कैसे आर्टिकल जो गिवन होते हैं 161 आर्टिकल 72 फॉर प्रेसिडेंट और 161 द गवर्नर इज द रिगार्डिंग आई एम टेलिंग अबाउट द पार्डनिंग पावर्स। देखो न्यूज में क्या, रिमिशन ऑफ द सेंटेंस ऑफ एजी पेरारीवालान कन्विक्ट इन राजीव गांधी एसेशन। ये जो रिमिशन हुआ है इनका किसका, किस सेंटेंस में था, एजी पेरारीवालान थे, इनके कन्विक्ट राजीव गांधी का एसेशन हुआ उस केस में। इट हैज़ बीन पेंडिंग बिफोर तमिलनाडु गवर्नर फॉर अभी ओवर 2 years। इनके यहाँ क्या है, ये एक पेंडिंग पड़ी है तमिलनाडु गवर्नर के यहाँ, कहाँ से 2 साल से ज़्यादा हो गए इस बात को, कि जो एजी पेरारीवालान जो जिनको राजीव गांधी एसेशन केस में उनको रेमिशन ऑफ द सेंटेंस दिया गया था, उसके लिए पेंडिंग पड़ी है गवर्नर ऑफ तमिलनाडु के यहाँ। तो देखो अब मैं बताते हैं, ये इसके रिगार्डिंग है, क्वेश्चन अच्छा आ सकता है। कंपेरिजन कर लेते हैं, प्रेसिडेंट आर्टिकल 72 में मैंने अभी बताया और गवर्नर आर्टिकल 161 में। देखो आर्टिकल 72 पावर करता है प्रेसिडेंट को, वहाँ पार्डनिंग पावर है, टू पर्सन हैव बीन ट्राइड टू कन्विक्ट ऑफ एनी ऑफेंस ऑफ ऑल केसेस, जहाँ पे वो कन्विक्ट किया जा सकता है किसी भी केसेस में, चाहे उसको पनिशमेंट है, चाहे उसको सजा मिली है किसी भी ऑफेंस में अगेंस्ट यूनियन लॉ। अगर उसको यूनियन लॉ के अगेंस्ट में सजा मिली है, वहाँ पे भी उसको क्या किया जा सकता है, उसको पार्डनिंग किया जा सकता है। ठीक है गाइस, पनिशमेंट दिया है उसको कहीं किसी भी कोर्ट मार्शल में, कोर्ट मार्शल के थ्रू ये मिलिट्री कोर्ट में, वहाँ भी प्रेसिडेंट उसको पार्डनिंग कर सकते हैं। और सेंटेंस इज ए सेंटेंस ऑफ डेथ, अगर उसको मृत्युदंड मिला है वहाँ पे भी प्रेसिडेंट को ही पावर है जो उसको पार्डनिंग कर सकते हैं। ये जो तीनों केस हैं ये डिफरेंट सिनेरियो में, ये तुम्हारे गवर्नर पर लागू नहीं हो जाएगा, इसलिए जो तीनों हैं गवर्नर पर लागू होंगे। गवर्नर का अलग सिनेरियो है, गवर्नर जो है वो पजेस कर सकते हैं पार्डनिंग पावर, बट द पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर डिफरेंट करती है प्रेसिडेंट से। कहाँ, किस 2 रिस्पेक्ट में। नंबर 1 है प्रेसिडेंट पार्डनर कर सकते हैं किसमें, इट्स इन्फ्लेक्टेड बाई कोर्ट मार्शल वाइल द गवर्नर कैन नॉट। अगर कोर्ट मार्शल या मिलिट्री लॉ का कोर्ट का मामला है तो वहाँ पर गवर्नर का कोई भी पावर पार्डनिंग या कैसी भी रिमिशन रिप्राई वगैरह वगैरह नहीं चलेगी। सेकंड केस क्या है, प्रेसिडेंट कैन पार्डन डेथ सेंटेंस जबकि वाइल गवर्नर कैन नॉट। यानी कि अगर डेथ सेंटेंस मृत्यु दंड मिला है, मृत्यु की सजा हुई है, तो वहाँ पे क्या है, गवर्नर का कोई क्या है, गवर्नर उसको पार्डन नहीं कर सकते। इफ ए स्टेट लॉ प्रिस्क्राइब डेथ सेंटेंस द पावर टू ग्रांट पार्डन लाई विद द प्रेसिडेंट नॉट द गवर्नर। किसी भी स्टेट लॉ ने ऐसा प्रिस्क्राइब किया कि उसको डेथ सेंटेंस देनी है, तो वहाँ पे सिर्फ प्रेसिडेंट का ही क्या आएगा, पिक्चर में आएंगे प्रेसिडेंट, गवर्नर साहब नहीं आएंगे गाइस। ठीक है, तो गवर्नर साहब के लिए पार्डनिंग पावर नहीं है सेंटेंस ऑफ डेथ में। ठीक है गाइस, अब और देख लेते हैं क्या है पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट इंक्लूड द फॉलोइंग। नंबर 1 पार्डन, कम्यूटेशन, रेमिशन, रिस्पाइट, रिप्राइव। इंपोर्टेंट है, जल्दी समझ में नहीं आते हैं तो समझ लो एक बार। पार्डनिंग पावर क्या है, ये पार्डनिंग पावर में क्या होता है, रिमूव बोथ द सेंटेंस एंड द कन्विक्शन एंड कंप्लीटली एब्सॉल्व द कन्विक्ट फ्रॉम ऑल सेंटेंसेस। पार्डनिंग में क्या है, जो प्रेसिडेंट है वो पूरी तरीके से, चाहे उसको सेंटेंस ऑफ डेथ है या कुछ भी है, उसको हुआ है कन्विक्शन है किसी भी, कंप्लीटली उसको हटा सकते हैं, कंप्लीटली उसको बोल सकते हैं कि भैया हटाओ इसको, सारी चीज़ें खत्म करो। एंड उसका जो भी सेंटेंस है, पनिशमेंट है या डिस्क्वालिफिकेशन है, ठीक है गाइस, तो उसमें पूरी पावर है प्रेसिडेंट को। कम्यूटेशन में क्या है, ये डिनोट करता है कि सब्स्टिट्यूशन वन फ्रॉम पनिशमेंट फॉर ए लाइटर फॉर्म। जैसे कि कम्यूटेशन में क्या है कि एक पनिशमेंट हुआ है आपको कि भैया आपको मतलब आपको सजाए मौत तो नहीं, आपको दी गई है कि भैया सजाए मौत दी गई मान लो, तो उसको प्रेसिडेंट क्या है आजीवन कारावास में बदल सकते हैं, यानी कम्यूटेशन कर सकते हैं, यानी कि जो ज़्यादा सजा है उसको लाइटर फॉर्म में कम कर सकते हैं उसको। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेशन। रिमिशन का इट इम्प्लाई इन रिड्यूसिंग द पीरियड। इसमें क्या है, पीरियड ऑफ सेंटेंस। रिमिशन में आप किसी भी सजा का सेंटेंस जो है, आपको जो भी पनिशमेंट हुआ है उसके पीरियड ऑफ टाइम को क्या रिड्यूस कम कर सकते हैं, बट रिमिशन में आप उसके करेक्टर को चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि भैया आपको सजा मिली है कि इसमें आपको आजीवन देना है, तो आप में उसमें क्या है, कोई भी करेक्टर हुआ है उसके करेक्टर को चेंज नहीं करेंगे, मतलब कहने का ये है उसका जो टाइम पीरियड है उसको कम किया जा सकता है, ये रेमिशन का पार्ट है। रेस्पेक्ट में क्या है, इट डिनोट्स अवॉर्डिंग ए लेसर सेंटेंस इन ए प्लेस वन ओरिजिनली अवॉर्डेड ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट सच एज द फिजिकल एंड डिसेबिलिटी ऑफ ए कन्विक्ट ऑफ द प्रेगनेंसी ऑफ वुमेन आफ्टर। रिस्पेक्ट में क्या है, देखो गाइस, इसमें सजा को कम किया जा सकता है। क्यों, अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ स्पेशल फैक्ट है, जैसे फिजिकली हो या डिसेबिलिटी प्रॉब्लम है, फिजिकली प्रॉब्लम है, जैसे कोई प्रेगनेंस है या कोई किसी को मतलब जो मेडिकल इशू है, किसी को मेडिकल प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट अटैक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो उस केस में क्या है, मेडिकल इम्प्रूवमेंट लेने के लिए उसको क्या है, कुछ सेंटेंस को कम किया जा सकता है, सॉरी उसकी सज़ा को कम किया जा सकता है। जैसे ए वुमेन ऑफेंडर और प्रेगनेंसी केस में, जैसे प्रेगनेंसी ऑफ वुमेन ऑफेंडर में, दैट इज कॉल्ड रिस्पाइट। रिप्रीव क्या है, इट इम्प्लाइज ए स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ ए सेंटेंस स्पेशली दैट ऑफ डेथ फॉर टेम्परेरी पीरियड। इसमें क्या एग्जीक्यूट किया जा सकता है, सॉरी इम्प्लाई किया जा सकता है, क्योंकि अगर इसमें अगर डेथ में ये डेथ सेंटेंस हुआ है
तो कुछ टाइम के लिए, टेम्परेरी पीरियड के लिए इसको क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है, स्टे लिया जा सकता है। यानी किसी भी को एग्जीक्यूट करने से पहले, यानी कि उसको मृत्युदंड देने वाले से उसको टेम्परेरी पीरियड के लिए, कुछ समय के लिए क्या किया जा सकता है, रिप्रीव किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड रिप्रीव। एंड वहीं देखते हैं गाइस, गवर्नर को क्या है, गवर्नर कैन आल्सो ग्रांट, पार्डन दे सकता है, रिप्रीव, रिस्पाइट एंड रिमिशन। ये मैंने सबको यहाँ एक्सप्लेन किया ही है, सेम जैसे प्रेसिडेंट के लिए वैसे ही यहाँ सेम है। रिमिट एंड कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट लॉ। यहाँ पे क्या है, अगर स्टेट लॉ के अगेंस्ट ऐसा कोई ऑफेंस है तो वहाँ आप गवर्नर पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट, रिमिशन, कम्यूट वगैरह कर सकते हैं। बट हाउएवर क्या, द गवर्नर कैन सस्पेंड, रिमिट और कम्यूटेड डेथ सेंटेंस। बट क्या है, गवर्नर किसी भी डेथ सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, रिमिट कर सकते हैं। रिमिट का मतलब मैंने आपको समझाया कि भैया, और कम्यूट कर सकते हैं, मतलब कि उसको कुछ टाइम के लिए ऐसा कर सकते हैं, बट उसको पार्डन नहीं कर सकते हैं। गवर्नर सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट कर सकते हैं डेथ सेंटेंस को, बट पार्डन नहीं कर सकते। देखो कंपैरिजन क्या है, इंडिया और यूएस प्रेसिडेंट की पावर देखते हैं, पार्डनिंग क्या क्या है। देखो रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हिज पार्डनिंग पावर टू पार्डन हिज फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अभी यूएस के जो प्रेसिडेंट ने एक्सरसाइज की थी पार्डनिंग पावर अपनी, यानी कि जो पार्डनिंग पावर है उनकी, किसके, अपने फॉर्मर एनएसए थे उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के लिए। यूएस प्रेसिडेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है पार्डन और कम्यूट करने के लिए, किसी भी सेंटेंस या डेथ जो भी होता है, इट रिलेटेड टू फेडरल क्राइम्स, अगर वो किसी फेडरल क्राइम से रिलेटेड है, एंड इट इज ग्रांटेड विदाउट लिमिट, तो वो उनको इतनी पावर देता है, कोई उसकी लिमिट नहीं है, एंड इट कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड, और वो उनको रिस्ट्रिक्ट भी नहीं कर सकता। ठीक है गाइस, यानी कि यूएस प्रेसिडेंट की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनकी वैसे भी पावर ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है गाइस, एंड हाउ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, आर्टिकल 72 ये कहता है कि भैया प्रेसिडेंट को अगर कोई भी एक्ट या कोई भी एडवाइस किस पे काम करना है तो एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे लागू होती है, उनके बिना वो पत्ता भी नहीं हिला सकते हैं। ही इज द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट और रिमिशन ऑफ पनिशमेंट। तो उनको इतनी सारी पावर है कि वो पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइज और रिमिशन ऑफ पनिशमेंट कर सकते हैं। So it's all about pardoning power of president, US president, governor. And I'm also explaining about the difference between power of governor and power of president, guys. देखो नेक्स्ट देखते हैं, सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज। कैसे सब कैटेगराइज करेंगे ओबीसीज को, ये एक लॉ लाया गया है, क्या है, कैसे है, अब पूरा हम बताएंगे, एक्सप्लेन करते हैं। देखो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट अप्रूव द टर्म एक्सटेंशन ऑफ द कमीशन, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया एक्सटेंशन ऑफ द कमीशन टू एग्जामिन द इशू ऑफ सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। उन्होंने कहा भैया एक लॉ लेके आओ जो कि ओबीसी को क्या करना है, हमें सब कैटेगराइज करना है। ठीक है गाइस, तो आज सब कैटेगराइज करना है। मोर अबाउट देखते नहीं बना, एक कमीशन हेड बाय जस्टिस जी रोहनी, ये रिटायर्ड हैं, रिटायर्ड जज हैं, कहाँ की, दिल्ली हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज हैं। इनके अंडर एक कमीशन बनाया गया था, इंपोर्टेंट है गाइस, इट वाज फॉर्म्ड इन 2017 में, इसको फॉर्म किया गया था। हर चीज़ को ना पॉइंट करना, 2017 में जस्टिस जी रोहिणी, रिटायर्ड जज फ्रॉम द दिल्ली हाई कोर्ट, दैट इज माइंड इट, यानी कि ध्यान रखना। इट हैज बीन सेटअप अंडर आर्टिकल 340। आर्टिकल 340 क्या है, ओबीसी से रिगार्डिंग है, ओबीसी की पावर देता है। इसके लिए जो लॉ एंड जो लॉ कमीशन है इसके थ्रू बनाया जाएगा और बताया जाएगा इनके लिए, उनके वेलफेयर और उनकी सोसाइटी के लिए। इट एम्पावर्ड द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट ए कमीशन टू इन्वेस्टिगेट कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। देखो मैंने बताया था कि बैकवर्ड क्लासेस की जो भी इन्वेस्टिगेट कंडीशन करनी है ये आर्टिकल 342 में ऐसा होगा, ये बताया गया है गाइस। उसके बाद सबसे पहले बैकग्राउंड में अगर देखा जाए, बैकग्राउंड बहुत जरूरी है। देखो मंडल केस आया था, मंडल कमीशन केस, बहुत फेमस केस है गाइस, मतलब खतरनाक एकदम, इतना बिहार उदोबा, तो ये खतरनाक केस है मंडल केस। कंडीशन ऑफ रिजर्वेशन देख लेते हैं, लेट डाउन इन इंदिरासानी केस, ये भी आया था 1994 में इंदिरासानी केस। इसमें कहा गया था रिजर्वेशन टू सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। इंदिरासानी केस 1994 में कहा गया था भैया रिजर्वेशन दिया जाएगा सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड है उनके लिए। ये 50% कैप रखा गया ऑन वर्टिकल रिजर्वेशन। दो टाइप का रिजर्वेशन होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आपको बताऊंगा गाइस अभी। इसमें 50% कैप रखा गया था वर्टिकल रिजर्वेशन। यूपीएससी कंफ्यूज कर देगा कि भैया इंदिरासानी केस हैज अ रिजर्वेशन ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, 50% कैप ऑन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हम क्या करेंगे, माइंड नहीं करेंगे और भूल जाएंगे, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी ध्यान रखना। एंड इंदिरासानी केस में एक और लेयर बताया गया, क्रीमी लेयर मस्ट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बैकवर्ड क्लास, कि भैया जो क्रीमी लेयर में उनको एलिमिनेट करो, यानी कि जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख है, इस समय उसका जो है 8 लाख है, उनको इससे बाहर रखा जाएगा। वो क्या करेंगे, वो जनरल कैटेगरीज में कंसीडर किए जाएंगे। क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर गाइस होते हैं। नॉन क्रीमी लेयर में वो गाइस
ओबीसी के वो लोग आते हैं जिनकी इनकम 8 लाख से कम है। इस समय जो उसका जो इनकम रेशियो है 8 लाख पर एनुअल होनी चाहिए, यानी कि एक साल की इनकम 8 लाख से कम है तो वो नॉन क्रीमी लेयर में है, उनको ओबीसी का रिजर्वेशन का पूरा सहयोग मिलेगा। बट जो क्रीमी लेयर में उनको क्या है नहीं मिलेगा, वो उससे बाहर रखाएंगे, उनको जनरल कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। एंड देयर शुड बी नो रिजर्वेशन इन द प्रमोशंस। बट ये कहा गया हिंदुस्तानी केस में कि भैया ओबीसी को रिजर्वेशन मिलेगा किसमें, सिलेक्शंस में, किसमें रिजर्वेशन मिलेगा, किसमें बैकवर्ड क्लास के एजुकेशनल केस में, बट प्रमोशन में नहीं मिलेगा। जॉब में प्रमोशन मिलेगा, आप अगर आप जॉब स्टार्ट करते हो, आप जॉब के लिए या कोई भी मतलब रोजगार निकलता है उसमें मिलेगा, बट प्रमोशन में कोई भी रिजर्वेशन नहीं किया गया। ऐसा हिंदुस्तानी केस 1994 में गाइस कहा गया। ठीक है, ध्यान रखना इस केस को। अब मैं थोड़ा बताता हूँ आपको वर्टिकल और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। तो देखो गाइस वर्टिकल रिजर्वेशन कहा गया था। वर्टिकल रिजर्वेशन इज द रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स एंड द अदर बैकवर्ड क्लासेस अंडर आर्टिकल 16(4), यानी आर्टिकल 16(4) के अकॉर्डिंग जो रिजर्वेशन दिया जाएगा शेड्यूल कास्ट एससी एसटी और ओबीसी के लिए, इट मे बी कॉल्ड वर्टिकल रिजर्वेशन। तो गाइस इट इज मे बी कॉल्ड वर्टिकल रिजर्वेशन एंड इज टॉकिंग अबाउट वर्टिकल रिजर्वेशन इन द सनी केस इज हैव द 50% कैप ऑन वर्टिकल रिजर्वेशन। ठीक है गाइस। एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या है, इट हैज द रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है पीएच कैटेगरी अंडर क्लॉज फर्स्ट ऑफ आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 का जो क्लॉज 1 है, इट कैन बी रेफर टू एज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। गाइस ध्यान रखना, इट कैन बी कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एंड वी कैन से दैट हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कट अक्रॉस द वर्टिकल रिजर्वेशन इट इज कॉल्ड, यानी कि अगर वो उसको क्या करेगा कट कर देगा तो इट इज कॉल्ड इंटरलॉकिंग रिजर्वेशन। एक और है इंटरलॉकिंग रिजर्वेशन है, अगर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कट अक्रॉस द वर्टिकल रिजर्वेशन तो क्या इंटरलॉकिंग रिजर्वेशन कहलाएगा। देखो गाइस हुआ क्यों, इस समय 7.5% एक्स्ट्रा एडिशनल रिजर्वेशन दिया इन नीट में, किसने, तमिलनाडु ने। तमिलनाडु हैज द हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ऑफ 7.5% टू नीट student. It will be provided to those students of Tamil Nadu who have studied in government school from class 6 onwards, and it include corporation schools, municipal schools, and Adi Dravida and tribal welfare schools, and Kallar reclamation schools, forest department school, and those managed by government department. Because Tamil Nadu governor have gave his assent to a bill, it gained to be reserved 7.5% seats and undergraduate medical admission for government school student who qualified NEET. Reduce in it horizontal reservation will reduce the de facto inequalities. इन्होंने भैया de facto inequalities को लागू करने के लिए ऐसा रिजर्वेशन दिया, बिकॉज वो सोच रहे थे कि जो गवर्नमेंट स्कूल में स्टूडेंट पढ़ते हैं और जो प्राइवेट स्कूल में स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको क्या भैया लाभ नहीं मिल पाता। वो थोड़ा जो कॉन्वेंट में पढ़ते हैं उनकी स्टडी लेवल थोड़ा हाई होता है और जो गवर्नमेंट में पढ़ते हैं उनका इतना हाई नहीं होता है, इसलिए गवर्नमेंट ने तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 7.5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया नीट स्टूडेंट के लिए गाइस। ठीक है गाइस, अभी नेक्स्ट मैं आगे और बताता हूं आपको कि मंडल कमीशन केस क्या था। तो मंडल कमीशन केस आया 1990 में। यूनियन गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया कि भैया जो अदर बैकवर्ड क्लास है ओबीसी हैं, इट वुड गेट 27% रिजर्वेशन इन जॉब्स। जॉब में इनको 27% रिजर्वेशन दिया गया, किसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है या पब्लिक सेक्टर यूनिट की जॉब है उसमें। जो पीएसयूज में दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में इनको 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा, किसके अंडर, आर्टिकल 16(4), जो मैंने अभी आपको बताया हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अंडर द आर्टिकल 16(4). ठीक है गाइस, ये मंडल कमीशन केस में 1990 में कहा गया। बट हुआ क्या, देखो ये जो किस पर बेस्ड था, ये जो डिसीजन था इट वॉज बेस्ड ऑन मंडल कमीशन रिपोर्ट आई थी 1980 में, उस पर बेस्ड था और ये सेटअप किया गया था 1979 में। किसके चेयर किया गया, इसके चेयरमैन थे बीपी मंडल साहब। ठीक है, मंडल कमीशन रिपोर्ट 1980 में आई और 1979 यानी कि 1979 में बीपी मंडल चेयरमैनशिप में बीपी मंडल साहब की ये मंडल कमीशन बनाया गया और इसने मैंडेट किया कि मंडल कमीशन जो है आइडेंटिफाई करेगा क्या, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, किसके बेसिस पे, एड्रेस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है गाइस, कि भैया ये बताएगा कि कौन सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है और कौन फॉरवर्ड है। ठीक है, तो इसकी जो रिकमेंडेशन थी ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ये इंप्लीमेंट की गई 1992 में। क्यों, क्योंकि जो एजुकेशन कोटा था केम इनटू फोर्स इन 2006, यानी कि जो एजुकेशन कोटा 2006 में फोर्स में आया, किसके, आर्टिकल 15(4), यानी कि आर्टिकल 15 का जो क्लॉज 4 है उसके अकॉर्डिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये किसमें आया, पिक्चर में आया। उन्होंने इंश्योर किया कि भैया जो बेनिफिट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशन है, इट पर कोलेटेड
down to the most backward communities, and the creamy layer criteria was invoked by Supreme Court in the ruling called the इंदिरा सोनी जजमेंट 1992। तो उन्होंने यही बेनिफिट किया कि भैया जो रिकमेंडेशन है मंडल कमीशन की वो कैसे परलोकेट होगी, कैसे हम इसको फाइंड करेंगे कि भैया जो मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज कौन सी है, एंड द क्रीमी लेयर जो क्राइटेरिया है इट वाज इन्वोक बाय सुप्रीम कोर्ट। ये किसने बताया कि भैया इन्वोक किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन द रूलिंग कॉल्ड किसमें कहा गया, इंदिरा सानी केस में, इंदिरा सानी जजमेंट था उसमें ऐसा कहा गया। यानी कि जिसकी हाउस होल्ड इनकम मैंने पहले ही बताया गया जो 8 लाख और एबव है वो क्लासी किए जाएंगे क्रीमी लेयर में, एंड एमंग किसके बीच में, ओबीसी। ऐसा नहीं कि जनरल कैटेगरी में क्रीमी लेयर, ऐसा नहीं है, और ना SC ST के लिए, इट्स ओनली फॉर ओबीसी एंड हेंस इट इज नॉट एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन। तो भैया वो जॉब जो होगा चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब हो चाहे PSUs का, उसमें क्या है उनको क्या है वो एलिजिबल नहीं है रिजर्वेशन के लिए, उनको जनरल कैटेगरी के तरीके से देखा जाएगा। देखो गाइस यहाँ पे देखते हैं हु आर ओबीसीज। ओबीसीज एक्चुअल में क्या है, कौन है, सॉरी क्या नहीं कौन। तो ओबीसी इज ए कलेक्टिव टर्म यूज बाय द गवर्नमेंट टू क्लासिफाई कास्ट विच आर एजुकेशनली और सोशली डिसएडवांटेज। ये एक ऐसी कलेक्टिव टर्म है जो गवर्नमेंट द्वारा यूज किया गया है। ऐसी क्लासिफाई कास्ट हैं इतनी सारी, सबसे ज़्यादा कास्ट है ओबीसीज में गाइस, एंड ये एजुकेशनली और सोशली डिसएडवांटेज में जो भरपूर इनके पास पैसा नहीं है, जिनको बेसिक चीज़ों के लिए आगे नहीं लेके आया गया, उनको उतनी चीज़ें नहीं मिली हैं टाइम से, तो वो डिसएडवांटेज में रहे हैं। एंड इट्स वास्टली हेट्रोजोनियस ग्रुप, बहुत ज़्यादा हेट्रोजीनियस है। देर आर ए वेरियस जातीज और सब कास्ट, इसमें बहुत सारी जाति और सब कास्ट इंक्लूड हैं, एंड बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली सोसाइटी इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से, बिकॉज बहुत ज़्यादा सोशियो और इकोनॉमिक स्टेटस इनका डाउन है, वो बहुत सारी कास्ट है। देखा जाए तो ओबीसी इंक्लूड लैंड ओनिंग कम्युनिटीज इन बोथ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया एलोंग साइड पूरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी लिविंग इन सब्सिस्टेंस लेबरर। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ। जो ओबीसी को इंक्लूड किया था कि ये लैंड ओनिंग कम्युनिटी है, बहुत ज़्यादा लैंड ओनिंग कम्युनिटी है, खेती बाड़ी करते हैं, चाहे वो नॉर्थ में हो चाहे साउथ इंडिया में हो, पूरर सेक्शन है, एंड द सोसाइटी लिविंग और सब्सिस्टेंस लेबर, और क्या ज़्यादातर जो है लिविंग कैसे सब्सिस्टेंस लेबर की तरह काम करते हैं लोग ज़्यादातर। तो बहुत ज़्यादा इनका जो क्या है ना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा ये एजुकेशनली और सोसाइटी इकोनॉमिकली क्या है आगे नहीं आ पाए, वेलफेयर स्कीम्स इनको अच्छे से काम नहीं कर पाए गाइस। तो इट्स ऑल अबाउट ओबीसीज गाइस, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। अब आते हैं हम गाइस, हाँ आइडिया ऑफ सब कैटेगराइजेशन का क्यों आया। देखो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन जिसने रिपोर्ट किया 1955 में, इट हैड प्रपोज एक आइडिया, इन्होंने एक सब कैटेगराइजेशन का कि ओबीसी को सब कैटेगराइज करते हैं इनटू बैकवर्ड एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड। उन्होंने कहा कि भैया दो चीज़ें करते हैं, एक तो बैकवर्ड कर देते हैं, दूसरा एक्सट्रीमली बैकवर्ड। एक तो बहुत बैकवर्ड है, बहुत ज़्यादा है बैकवर्ड है, बट मंडल कमीशन रिपोर्ट जो 1979 में आया, इसने डिसेंट नोट बाई मेंबर ऑफ LR नायक, इन्होंने प्रपोज किया कि भैया इंटरमीडिएट एंड डिप्रेस बैकवर्ड क्लास, दो चीज़ों को डालो भैया, एक तो डिप्रेस क्लास बैकवर्ड क्लास और इंटरमीडिएट क्लास। इन्होंने LR नायक थे, इन्होंने एक डिसेंट नोट में ऐसा कहा, मेंबर ऑफ LR नायक प्रपोज की इस बात को, LR नायक। 2015 में क्या हुआ, NCBC ने प्रपोज किया कि ओबीसी बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरी। ओबीसी क्या है, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड रखना चाहिए। नंबर 1 एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, दूसरा मोर बैकवर्ड क्लास, तीसरा बैकवर्ड क्लास। जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है EBC ग्रुप ए जो फेस किया है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा सोशल एजुकेशनल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, सबसे ज़्यादा जो सोशली सामाजिक और एजुकेशनली शिक्षा तरीके से इकोनॉमिक आर्थिक तरीके से बैकवर्ड है, जिनको खाने पीने का हिसाब किताब चलता है दाल रोटी, इवन विद इन द ओबीसीज, किसके साथ, ओबीसीज के साथ गाइस, कंसिस्टिंग ऑफ जैसे देखा जाए तो एबोरिजिनल ट्राइब्स हैं, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हु हैव बीन कैरिंग ऑन विद देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, जो अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ही चलाते हैं, या सिर्फ वो जो नोमैडिक हैं या सेमी नोमैडिक हैं गाइस ट्राइब्स, ये क्या किया जाए, इसको कंसिस्टिंग किया जाए इसमें, किसमें, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस में, जैसे कुछ एबोरिजिनल ट्राइब्स हैं, ठीक है। और मोर बैकवर्ड क्लास में उन्होंने कहा कि भैया कंसिस्टिंग ऑफ वोकेशनल ग्रुप कैरिंग ऑन विद देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, उसमें क्या रखा जाए जो जिसके बाद ट्रेडिशन ऑक्यूपेशन है अपने, जैसे लोहार है तो उसका बेटा लोहार है, ठीक है, बढ़ई है तो उसका बेटा बढ़ई है, और तो इस तरीके से ट्रेडिशनल जो ऑक्यूपेशन है उनको वो अपनाते हैं, उसमें मोर बैकवर्ड में रखा जाए। और बैकवर्ड क्लास जो C क्लास है उसमें किया जाए उनको कंपेरेटिवली जो मोर थोड़े से फॉरवर्ड है। अकॉर्डिंग टू NCBC 11 स्टेट, जो 11 स्टेट है उन्होंने ऐसा बताया गया, आंध्र प्रदेश गाइस, तेलंगाना, पांडिचेरी, कर्नाटका, हरियाणा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, इट हैव सब कैटेगराइज OBC फॉर रिजर्वेशन इन स्टेट गवर्नमेंट ओन इंस्टीट्यूशन। इन्होंने क्या किया है, जो 11 स्टेट है ये सब कैटेगराइज किया है OBC को, किसके बेस पे, स्टेट ने अपने इंस्टीट्यूशन खुद के बिहाफ पे सब कैटेगराइज किया हुआ है, ये 11 स्टेट है जो मैंने आपको भी बताया गाइस।
अब आते हैं एनसीबीसी के, क्या अबाउट एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, एक्चुअल में क्या है एनसीबीसी। अनटिल नाउ अगर अब देखा जाए अब तक अंडर आर्टिकल 338 यानी कि 338 में नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट जो था एनसीएससी, जो एड्रेस करता था हमारे ओबीसीज ग्रीवेंसेस ऑफ द ओबीसीज को, यानी अब तक जो एनसीएससी यानी नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इट एड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ द ओबीसीज अंडर आर्टिकल 338। ऐसा था कि अब तक की सारी जो चीज़ें थी, प्रॉब्लम्स थी किसकी, ओबीसीज की, वो कौन एड्रेस करता था, वो कौन देखभाल करता था, एनसीएससी। वो इनकी आवाज़ उठाता था और वो बताता था कि भैया कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स है। नाउ प्रेजेंट एनसीबीसी सेटअप किया गया है, नेशनल बैकवर्ड कमीशन सेटअप किया गया 1993 एक्ट के अकॉर्डिंग। इसमें एक आर्टिकल इंसर्टेड किया गया आर्टिकल 338B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अब एनसीबीसी एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बनाई गई है किसके, नेशनल बैकवर्ड क्लास ऑफ 1993 में। सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तब तक नहीं थी, अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अभी बनाया गया है रिसेंटली, जो बनाया गया एनसीबीसी को, जो 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया उसमें 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में, तब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। अभी तक क्या था, इसको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था। तो 1993 में एक आर्टिकल इंसर्ट किया गया 338B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन ओनली रिकमेंड इंक्लूजन एक्सक्लूजन, यानी वो सिर्फ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ कास्ट फ्रॉम ओबीसी कर सकता था, यानी कि वो भैया क्या इंक्लूजन हो रहा है, क्या एक्सक्लूजन हो रहा है, ऐसा किसी कास्ट के बारे में बता सकता था ओबीसी लिस्ट से। बट लेवल ऑफ इनकम दैट कट ऑफ द क्रीमी लेयर एमंग दीज कास्ट फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, बट ये बात उसमें भी कभी नहीं बताई गई कि इट द लेवल ऑफ इनकम दैट कट ऑफ, जो लेवल ऑफ इनकम का है उसका जो कट ऑफ द क्रीमी लेयर का, इट एमंग दीज कास्ट फ्रॉम द बेनिफिट रिजर्वेशन, उसी कास्ट को बेनिफिट मिलेगा, ऐसा उसमें कहा गया था एनसीबीसी 1993 में, जो एनसीबीसी बना गया था। कट ऑफ द क्रीमी लेयर एमंग दीज कास्ट फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, समझ गए होंगे गाइस। बट अब 123वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया, यानी कि जो 102 जो 123वां बिल है वही 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है। बिल और अमेंडमेंट एक्ट डिफरेंस है। देखो बिल क्या है, बिल वो है जो प्रेसिडेंट की डिसेंट नहीं मिली होती है तब तक वो बिल होता है, यानी कि पास है लोकसभा राज्यसभा से और प्रेसिडेंट की डिसेंट के लिए भेजा गया है, असेंट के लिए। बट एक्ट वो बनता है जो प्रेसिडेंट जिस पे मोहर लगा देते हैं कि भैया ऐसा है कि ये जो है पास कर दिया है और ये किसी भी गैजेट नोटिफिकेशन में छप जाता है, एक्ट बन जाता है प्रेसिडेंट की सहमति के बाद। तो इट एम टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू एनसीबीसी दैट विल गिव इट पावर, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस बना एनसीबीसी को और इसने पावर दिया आई कैन डू द कमीशन ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए, भैया आप फाइंड कर सकते हो एंड फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो किसके, बाई एनसीएससी विल नाउ गेट ट्रांसफर टू द न्यू पैनल। जो एनसीएससी ने क्या किया, अपने फंक्शन जो करता था ओबीसी के लिए उसने ट्रांसफर कर दिए एनसीबीसी के, जो भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बन गया है 2019 में। एंड इट अमेंड आल्सो ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन आर्टिकल 342A एंड आर्टिकल 366, और इसमें जो अमेंडेड था उसने क्या है, कुछ चेंजेस लाए, कुछ चेंज किए किसमें, आर्टिकल 342A और 366 में गाइस, ठीक है 366। आर्टिकल 342 से रिलेट करता है किससे, सेंट्रल लिस्ट है, क्या किसकी सेंट्रल लिस्ट है, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास की एक सेंट्रल लिस्ट है। आर्टिकल 342 ऐसा बताता है। आर्टिकल 366 बताता है, वो डेफिनेशन बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या, इट अनलेस स्पेसिफिकली स्टेटेड अदरवाइज, कि भैया वो कुछ डेफिनेशन देता है कि यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन अनलेस स्पेसिफिकली स्टेटस, कुछ स्पेसिफिकल चीज़ें बताता है, स्टेटस अदरवाइज। अंडर द एक्ट एनसीबीसी विल कॉम्प्रोमाइज ऑफ 5 मेंबर्स, एनसीबीसी ने कॉम्प्रोमाइज किए, मतलब इसमें 5 मेंबर शामिल हैं। इसको कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। इनका टीन्योर एंड कंडीशन जो क्या है वो कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट, यानी कि एनसीबीसी में 5 मेंबर होंगे गाइस और इनको प्रेसिडेंट क्या करेंगे, इस एक्ट के अकॉर्डिंग अपॉइंट करेंगे और इसके जो टीन्योर कंडीशन है वो कौन, प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। इसके फंक्शन क्या है, ये केस है ग्रीवेंसेस रिलेटेड टू नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन, इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस, वायलेंस, एटीसी, पीपल विल बी एबल टू द मूव द कमीशन, ठीक है। जो प्रॉब्लम है, जिनको प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक है, फाइनेंशियल, सोशली, वो कहाँ जा सकते हैं कमीशन में और अपनी बात बता सकते हैं। एक्ट गिव द प्रपोज कमीशन टू द पावर इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट्स ऑफ डिप्रेवेशन ऑफ राइट्स, और एक्ट क्या है, ये इंक्वायरी कर सकता है ये एनसीबीसी जिनको डिप्रिवेशन है, जो वंचित हैं राइट और सेफ गार्ड से। इट ऑल्सो गेव द पावर ऑफ सिविल कोर्ट, यानी एनसीबीसी को पावर है सिविल कोर्ट की, वो सूट कर सकता है एंड अलाउड अ समन एनीवन, किसी को भी क्या कर सकता है, समन भेज सकता है, यानी कि उसको अलाउ है ऐसा करना। इट्स रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस, और वो कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर सकता है, मंगवा सकता है कि उसको जो जरूरत है, क्योंकि उसको सिविल कोर्ट की सारी पावर दी गई है। एंड रिसीव एविडेंस ऑन एफिडेविट, और रिसीव कर सकता है किसी भी एविडेंस और एफिडेविट को गाइस, ठीक है। तो गाइस बहुत सारा बता दिया है मैंने, और एक बार आप देख लीजिएगा, लक्ष्मीकांत में अच्छे से डिटेलिंग है। एनसीबीसी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्टर है आ सकता है। अब देखते हैं हम ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट क्या है गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
थोड़ा मुझे भी मज़ा आ रहा है, मैं थोड़ा सा लंबा हो रहा है ये वीडियो, कोई बात नहीं, करते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है जो इसका अगला टॉपिक है, देखते हैं क्या है गाइस। गाइस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब तो करते रहिए यार, थोड़ा सा हमारा इंगेजमेंट बढ़े। देखो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट क्या है, देखो रिसेंटली देखा जाए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबड़े साहब, एस बोबड़े जी हैं इस समय गाइस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया अमेंडिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1963। देखो ये जो एक्ट है गाइस, कहीं ना कहीं यूपीएससी इनको ना माइंड रख के चलता है, पूछ लेता है जो रिसेंटली कुछ ना कुछ न्यूज़ में रहते हैं। तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में कहा गया है और रिकमेंड किया है उन्होंने, CCI है, इट इंक्लूड मोर वर्नाकुलर लैंग्वेज इन गवर्नेंस। उन्होंने कहा कि भैया कुछ और वर्नाकुलर लैंग्वेज को लेके आओ गवर्नेंस में, नॉट जस्ट कन्फाइन इट टू हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि जो हिंदी और इंग्लिश है जस्ट नॉट, ये कन्फाइन नहीं होनी चाहिए। और ठीक है गाइस, उन्होंने कहा कि भैया सिर्फ जो हिंदी और इंग्लिश तक ये सीमित नहीं होना चाहिए, कन्फाइन नहीं होना चाहिए ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में, और मोर जो बहुत सारी वर्नाकुलर लैंग्वेजेज हैं उनको ऐड करो गाइस। देखो गाइस वर्नाकुलर लैंग्वेज को ऐड करो ऐसा उन्होंने कहा है। मैं थोड़ा बताता हूँ वर्नाकुलर लैंग्वेज एक्चुअल में क्या है आपकी गवर्नेंस में, क्योंकि गवर्नेंस में जब आप और लैंग्वेज ऐड करेंगे ना तो फ़ायदा होगा, क्योंकि लोगों को समझने में, सोचने में उन चीज़ों को बेनिफिट मिलेगा। तो गवर्नेंस में कहीं ना कहीं आप शासन चलाते हैं तो बेनिफिट तो होगा ही, क्योंकि आप लोकल लैंग्वेज में या किसी भी जो आपकी लैंग्वेज है उनमें आप काम करते हो, तरीकों को लोगों को समझाते हो, क्योंकि जो चीज़ होनी चाहिए उसको समझना और समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है गाइस, तो वर्नाकुलर लैंग्वेज एक्चुअल में क्या है, तो देखो वर्नाकुलर लैंग्वेज एक्चुअल में क्या है गाइस कि लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया बिलोंग टू सेवरल लैंग्वेज फैमिलीज, जो बहुत सारी फैमिलीज बोलती हैं, चाहे वो इंडो आर्यन लैंग्वेजेज हो, सबसे ज़्यादा बोली जाती है इंडो आर्यन लैंग्वेज गाइस 78.05% जो इंडियंस बोलते हैं। उसके बाद द्रविडियन लैंग्वेज बोली जाती है 19%। ठीक है गाइस, लैंग्वेज स्पोकन बाय द रिमेनिंग 2.31% कौन है, जो ऑस्ट्रास्टिक हैं, सिनो तिब्बतन या टाई कडाई हैं, वो बोले जाते हैं। ठीक है गाइस, तो ये सिनेरियो है। तो जो लैंग्वेज ऑफ इंडिया जो हमारे आर्टिकल 343 यानी कि 343 में गिवन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इट स्टेटेड दैट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन हिंदी एंड देवनागरी स्क्रिप्ट इंस्टीट्यूट ऑफ द एक्सटेंट इंग्लिश। ठीक है, तो जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो 1963 में, इट अलाउ फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ इंग्लिश एलोंगसाइड हिंदी इन द इंडियन गवर्नमेंट इनडेफिनेटली अंटिल लेजिस्लेशन डिसाइड टू चेंज। जब तक लेजिस्लेशन डिसाइड नहीं करता तब तक क्या है इंग्लिश में उसको लागू किया जाएगा, और उसमें एलोंगसाइड हिंदी के साथ साथ। ठीक है गाइस, तो देखो तो वर्नाकुलर लैंग्वेज है वो क्या है, एक हमारा जो 8वां शेड्यूल है उसमें 22 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है गाइस, जैसे आसामी, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, ये 22 लैंग्वेज हैं 8 शेड्यूल में, और 23वीं इंग्लिश को एडिशनल लैंग्वेज मानते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग 23 लैंग्वेज माना जाता है, 22 हमारे किसमें जो 8th शेड्यूल में की गए वो हमारी सारी क्या है वर्नाकुलर लैंग्वेज है गाइस। वो क्या है गाइस वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हैं, उनमें ऐसा होना चाहिए कि भैया तुम्हें क्या करना है इस वर्नाकुलर लैंग्वेज में ऑफिशियली काम करना चाहिए, उनको ऐड करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड वर्नाकुलर लैंग्वेज ऑफ। ठीक है गाइस, तो वर्नाकुलर लैंग्वेज क्या ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे इंडियाज़ में। ठीक है, जो बोली जाती हैं टर्म ऑफ ए टाइप अगर बोला जाता है, स्पीच वेरी वैरायटी है, जनरली यूज टू रेफर टू लोकल लैंग्वेज हो सकती है, डायलेक्ट है जैसे, है ना, एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम व्हाट इज सीन एज स्टैंडर्ड। तो ए वर्नाकुलर लैंग्वेज इज ए टर्म फॉर ए टाइप ऑफ स्पीच वेराइटी जनरली यूज टू रेफर टू ए लोकल लैंग्वेज और डायलेक्ट। तो इट्स ऑल अबाउट वर्नाकुलर लैंग्वेज गाइस। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नहीं खींचते। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 क्या है, ऐसा CGI साहब ने कहा है हमारी गवर्नेंस में, अच्छी बात है। तो इट वॉज एनेक्टेड इन 1963 टू प्रोवाइड फॉर द लैंग्वेज, यानी कि ये जो प्रोवाइड किया था हमारी लैंग्वेज को 1963 में ऐसा कहा गया था। ठीक है गाइस, 1963 में। तो हाँ गाइस, तो ये था क्या 1960 में प्रोवाइड किया गया लैंग्वेज के लिए, एनेक्टेड किया था 1963 में। एंड ये कहा गया था कि यूज़ फॉर द ऑफिशियल पर्पज़ के लिए जो लैंग्वेज यूज़ की जाएंगी यूनियन में, ठीक है, यूज़ फॉर द ऑफिशियल पर्पज़ ऑफ द यूनियन, फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन पार्लियामेंट, जो भी बिजनेस होगा पार्लियामेंट का जिसके भी ट्रांजेक्शन हो उसके लिए, फॉर सेंट्रल चाहे सेंट्रल के साथ, स्टेट एक्ट, एंड फॉर सर्टेन पर्पज इन हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में होगा। ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में कहा गया था कि एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 1963 टू प्रोवाइड फॉर द लैंग्वेज, वो लैंग्वेज प्रोवाइड कराएगा, एंड इट मे बी यूज फॉर द ऑफिशियल पर्पज, जो कि यू ऑफिशियल पर्पज ऑफ यूनियन, और ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की जो ट्रांजेक्शन होंगी लैंग्वेज होगी वो क्या होगी, वो ये ऑफिशियल एक्ट प्रोवाइड कराएगा, और सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पे हो या फॉर सर्टेन पर्पज इन हाई कोर्ट। तो अभी गाइस सुप्रीम कोर्ट की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है, इंग्लिश में सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। एज पर द एक्ट बोथ इंग्लिश एंड हिंदी शैल बी यूज फॉर सर्टेन स्पेसिफाइड पर्पज लाइक
रिजोल्यूशन होगा तो ये हिंदी इंग्लिश होगा, इंग्लिश रिजोल्यूशन रूल्स है। जनरल ऑर्डर है, नोटिफिकेशन, प्रेस कम्युनिक्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर रिपोर्ट्स हैं, लाइसेंस एंड टेंडर्स ईडीसी, ये सब क्या है हिंदी इंग्लिश में कंबाइन किया जाता है। इंग्लिश होगी तो हिंदी भी होगी, क्योंकि हिंदी इंग्लिश के साथ साथ किया जाता है। हिंदी को एक बार लैंग्वेज बनाने के लिए बोला गया था राष्ट्रीय, तो उसमें बहुत सारे साउथ के जो स्टेट्स हैं उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, तो बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया था। तो समझिए जहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों चलते हैं, ठीक है गाइस। तो ये कुछ प्रोविजन हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, बताते हैं ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है क्या है। पार्ट 17 में यानी कि 17 भाग में जो कहा गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेज इन आर्टिकल 3423 यानी कि 343 के पार्ट 17 में 343 आर्टिकल से 351 तक ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में कहा गया है। जो 8th शेड्यूल है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट करता है 22 लैंग्वेज। 22 लैंग्वेज जो मैं अभी बताई थी आपको, 22 भाषा हैं जो वर्नाकुलर भी बोली जाती है। 14 वर इनिशियली इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो 14 क्या थी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इनिशिएट हुआ था उसमें इनिशियली इंक्लूडेड थी, बाद में 8 भाषाओं को जोड़ा गया है। कौन कौन सी भाषा? बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संताली को एडिट किया गया 92, यानी कि ये याद रखना, जैसे याद नहीं है तो 92 यानी 92 अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अकॉर्डिंग बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली यानी कि BDMS ऐसे करके याद रख सकते हो। बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संताली को 92वां अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अकॉर्डिंग ऐड किया गया गाइस। अभी थोड़ा 343 1 2 3 एक्सप्लेन करता हूँ, उससे पहले एक बार दिखाई देता हूँ आपको। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज क्या है, ये इंपोर्टेंट आ सकता है, पूछ सकते हैं ये क्या है। देखो CIL यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज इज ए सबॉर्डिनेट ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि एक सबॉर्डिनेट ऑफिस है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर काम करता है। और ये जो सेटअप किया गया था 1969 यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के आने के बाद 1969 में इसको सेटअप किया गया। और ये कोऑर्डिनेट करता है किसके लिए? डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेज। ये कहता है कि भैया हम जो डेवलप करेंगे ये भारतीय भाषाओं को, प्रोटेक्ट करता है हमारे डॉक्यूमेंट जैसे माइनॉरिटी एंड ट्राइबल लैंग्वेजेस को भी प्रोटेक्ट करता है। प्रमोट्स करता है लिंग्विस्टिक हार्मनी यानी कि आपस में तालमेल बना रहे, टीचिंग 15 इंडियन लैंग्वेजेस टू नॉन नेटिव लर्नर्स, ठीक है गाइस। एंड एडवाइस और असिस्ट करता है सेंट्रल एज वेल स्टेट गवर्नमेंट इन द मैटर ऑफ लैंग्वेज के बेसिस पे। CIIL जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज ऑर्गेनाइज करता है इन नंबर ऑफ प्रोग्राम्स सच एज डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज सेंटर एंड नेशनल टेस्टिंग सर्विस इत्यादि। जो CII ऑर्गेनाइज करता है बहुत सारे प्रोग्राम, जैसे डेवलपमेंट भारतीय भाषा का डेवलपमेंट हो, रीजनल लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो, या सेंटर का हो, या नेशनल टेस्टिंग सर्विस हो, ETC, ठीक है गाइस। तो एक बार और देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम आर्टिकल 343A1 पे क्या है। 343 क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन को बताता है कि भैया हिंदी जो देवनागरी स्क्रिप्ट में है इट सेल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, ये हमारी क्या होगी? ऑफिशियल लैंग्वेज होगी यूनियन की। आर्टिकल 343(3) कहता है इससे प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लिश, ये 343(3) इंग्लिश के प्रोविजन बताता है, कहता है कि भैया आफ्टर 25 जनवरी 1965 25 जनवरी ऑफ 1965 के बाद एम्पावरिंग द पार्लियामेंट टू मेक लॉ टू दैट इफेक्ट। क्या है? पार्लियामेंट एम्पावर कर सकती है, लॉ बना सकती है, किसके? इसके इफेक्ट के लिए, किसके? इंग्लिश के इफेक्ट के लिए, किसके? 25 जनवरी 1965 तक। इंग्लिश को तो भाषा माना जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन की, बट उसके बाद पार्लियामेंट इफेक्ट कर सकती है यानी कि लॉ बना सकती है। आर्टिकल 344 क्या कहता है? एक ये प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमीशन बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि ऐसा कमीशन जो प्रेसिडेंट द्वारा क्या होगा? एक्सपायरेशन ऑफ 5 ईयर्स, यानी हर साल 5 साल पर बनाया जाएगा, जो कि 5 साल के एक्सपायरेशन बनाया जाएगा फ्रॉम द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसके? कब से? जब कमिटमेंट लागू हुआ था, कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से ऐसा किया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? क्या? अरे यार वही जो कमीशन बनाया जाएगा हिंदी या जो भी लैंग्वेज है उसके लिए। आर्टिकल 348 कहता है एक इसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन प्रोवाइड, यानी कि ऑल प्रोसीडिंग, जो सारी प्रोसीडिंग है आर्टिकल 348 से ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट जो होगा इन एवरी हिंदी हाई कोर्ट सेल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो। कहता है कि भैया इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, इल प्रोसीडिंग, सारी जो प्रोसीडिंग है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की इंग्लिश लैंग्वेज में होंगी, अंटिल, जब तक कि पार्लियामेंट बाई लॉ अदरवाइज प्रोवाइड, जबकि पार्लियामेंट लॉ बना नहीं देता है, जब तक कि कोई लॉ अदर लॉ प्रोवाइड नहीं कर देता है। आर्टिकल 351 क्या कहता है? इट प्रोवाइड फॉर द स्प्रेड हिंदी लैंग्वेज टू डेवलप। भैया 351 कहते कहते थक गया कि हिंदी लैंग्वेज को क्या करो? फैलाओ, विकास करो। बट UPSC में भी देख लो भैया हिंदी मीडियम के बहुत सारे कम स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। तो इट में सब एज ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। क्यों? कि ये जो सर्व करता है सारे मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन को, जो सारे एलिमेंट्स हैं जो कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया में मैनेज है। कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया का हमारा बना रहे ऑल द एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स उसके, हमारी यूनिटी, इंटीग्रिटी और सारी चीज़ें सेवरिटी वगैरह बनी रही है। आर्टिकल 35 कहता है कि भैया हिंदी लैंग्वेज को बढ़ाओ, इसका विकास करो। आर्टिकल 351 में गिवन है। ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन क्या है? देखो आर्टिकल 344 में ऐसा कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन की
कि कमीशन होगा, इसमें होगा एक चेयरमैन होंगे एंड सच कुछ अदर मेंबर्स होंगे और रिप्रेजेंट करेंगे डिफरेंट लैंग्वेज स्पेसिफाइड इन इंग्लिश शेड्यूल। जो सॉरी 8th शेड्यूल में जो स्पेसिफाइड लैंग्वेज है उनको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उसको अपॉइंट करेंगे एंड द ऑर्डर शैल डिफाइन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द कमीशन। और जो ऑर्डर होंगे प्रेसिडेंट द्वारा वो क्या करेंगे, प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा उस कमीशन द्वारा। उसकी जो ड्यूटी इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ कमीशन टू मेक रिकमेंडेशन, यानी कि वो रिकमेंडेड कर सकता है टू द प्रेसिडेंट के लिए, उसकी ड्यूटी है। कैसे, द प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज फॉर द ऑफिशियल पर्पज ऑफ द यूनियन, वो प्रोग्रेसिव कर सकता है कि भैया हिंदी लैंग्वेज ऑफिशियल पर्पज होना चाहिए हिंदी यूनियन में। और रिस्ट्रिक्ट कर सकता है यूज ऑफ इंग्लिश का कि भैया इंग्लिश को रिस्ट्रिक्ट करो, खत्म करो, कम करो, ऑल एनी ऑफ द ऑफिशियल पर्पज ऑफ द यूनियन, सारे पर्पज ऑफ यूनियन के लिए। और लैंग्वेज टू बी यूज फॉर ऑल और एनी ऑफ द पर्पज मेंशन आर्टिकल 348, और जितनी भी आर्टिकल 348 के अंदर दिए गए हैं उनके बारे में ऐसा लिख सकता है। और फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स टू बी यूज फॉर एनी वन और स्पेसिफाइड पर्पज ऑफ द यूनियन, यानी कि द फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स टू बी यूज, यानी कि जो न्यूमरल्स है, नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से, उनका यूज एनी वन और मोर स्पेसिफाइड पर्पज के लिए, यूनियन के लिए। कोई भी मैटर रेफर किया जाता है कमीशन द्वारा, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट रेफर करते हैं कमीशन के लिए रिगार्ड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, तो होगा क्या, उस लैंग्वेज के लिए कमीशन काम करेगा। द लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट और बिटवीन स्टेट एंड अनदर एंड देयर यूज, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक स्टेट से दूसरे यूनियन स्टेट में, सेंटर में, देयर यूज, उनके यूज के लिए कमीशन काम करेगा। इट इज ऑल्सो मेंशन दैट ए कमेटी शैल बी कॉन्स्टिट्यूट कंसिस्टिंग ऑफ 30 मेंबर्स, भैया जो कमेटी बनेगी वो क्या होगी, 30 मेंबर, 30 मेंबर होने चाहिए उस कमेटी में। ऑफ होम 20 शैल बी मेंबर ऑफ दैट हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि जो 20 है वो क्या, हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा से होने चाहिए, एंड शैल बी मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, और बाकी के किससे होने चाहिए, काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि लोकसभा से, सॉरी हाउस और राज्यसभा से होना चाहिए 10। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कमेटी टू एग्जामिन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन, और ये क्या करती है, ड्यूटी कमेटी की एग्जामिन करेगी क्या, रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन की, जो रिकमेंडेशन करेगा कमीशन, ये कमेटी कंसिस्ट होगी जिसमें 30 मेंबर होंगे, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से, एंड टू रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट देयर ओपिनियन देयर, और वो जो भी ओपिनियन होंगे प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेगी ये कमेटी, जिसमें 30 मेंबर होंगे। कमेटी शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड कंसिस्टिंग ऑफ 30 मेंबर्स, विच वन है द 20 शैल बी फ्रॉम मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल एंड द 10 मेंबर ऑफ द, यानी कि शैल बी द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है गाइस, इट्स ऑल अबाउट द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। सारे आर्टिकल एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, ज़्यादा घिचड़ पिचड़ हो गई हो तो। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट रही हैं या नहीं रही हैं। ठीक है गाइस, देखो राइट टू प्रोटेस्ट एक्चुअल में क्या है, ये बहुत सारे रीजन निकल के आए हैं क्योंकि फॉर्म लॉ और ये सारी चीज़ें हुई हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर राइट टू प्रोटेस्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया, यानी कि एक वर्डिक्ट सुनाया, राइट टू प्रोटेस्ट वर्सेस राइट टू मोबिलिटी, यानी कि प्रोटेस्ट करने और राइट टू मोबिलिटी की रिगार्डिंग एक क्या प्लिया डाली गई थी, यानी कि एक ब्लॉकिंग ऑफ रोड एंड, यानी कि एक क्या नाम है, पिटीशन के दौरान ब्लॉकिंग ऑफ रोड एंड शाहीन बाग इन दिल्ली ओवर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट प्रोटेस्ट, यानी कि जो ब्लॉकिंग किया गया था, रोड को ब्लॉक किया गया था शाहीन बाग में, जो दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ था, किसके अगेंस्ट, सिटीजनशिप जो अमेंडमेंट एक्ट प्रोटेस्ट हुआ था, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया था उसके रिगार्डिंग। उसमें ऐसा कहा गया था कि भैया राइट टू प्रोटेस्ट वर्सेस टू राइट टू मोबिलिटी, इसमें भी हम बात करेंगे एक्चुअली। और अनदर स्टांस इसका क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने भैया कहा कि फार्मा दूसरा भी जो फार्मा प्रोटेस्ट चल रहा था, अभी चल भी रहा है, इट हैव ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कंटिन्यू विद देयर एब्सोल्यूट परफेक्ट, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है किसका, कंटिन्यू करना विद देयर एब्सोल्युटली परफेक्ट प्रोटेस्ट एज लॉन्ग एज देयर डिसेंट, यानी किसका एब्सोल्युटली परफेक्शन है, टू प्रोटेस्ट एज लॉन्ग एज देयर डिसेंट अगेंस्ट द 3 कंट्रोवर्शियल एग्रीकल्चर लॉ डिड नॉट स्लिप इनटू वायलेंस। वो ये कह रहे हैं कि भैया ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो 3 लॉ बनाए गए हैं, फॉर्म 3 जो 3 कंट्रोवर्शियल एग्रीकल्चर लॉ हैं, इट डिड नॉट स्लिप इनटू वायलेंस, यानी कि ये किसी भी वायलेंस को स्लिप नहीं कर रहा है, यानी कि ये वायलेटेड नहीं है, ये सही है, प्रोटेस्ट एज अलॉन्ग देयर डिसेंट अगेंस्ट द 3 कंट्रोवर्शियल लॉ। ठीक है, तो ये एक दूसरा स्टांस है, 2 स्टांस है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट सुनाया। देखते हैं क्या, आर्टिकल 19 के पार्ट हैं 1A 1B और सेकेंड और थर्ड। देखो आर्टिकल 1A क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज द पार्ट ऑफ 19(1)(a इज द प्रोविजन इज अंडर आर्टिकल 19(1)(a इज ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है गाइस, आप स्पीच एक्सप्रेस कर सकते हो खुद को, एंड द राइट टू डिमॉन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग। पिकेटिंग क्या होता है गाइस, यानी कि आप डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो और पिकेटिंग कर सकते हो, मतलब पिकेटिंग समझते हो, देखो पिकेटिंग का मतलब है धरना देना, धरना मतलब धरना देते ना, धरने बैठ जाते हैं, तो वो है डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब प्रदर्शन करना, एंड नो राइट टू स्ट्राइक। बट ये है कि भैया आप स्ट्राइक नहीं कर सकते,
आर्टिकल 19(1) में ऐसा है कि भैया राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग, यानी धरना देना और डेमोन्स्ट्रेशन करने का राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन राइट है, बट नॉट राइट टू स्ट्राइक इज नॉट ए राइट टू आर्टिकल अंडर 1950 इज नॉट ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. So that's all about controversial right to protest and blocking the road to Shaheen Bagh is regarding to the Citizenship Amendment Act 2019 guys. हाँ तो ये हो गया गाइस, यानी कि कहाँ आर्टिकल 19(3) में ये गिवन है, मैंने बता दिया. अब आगे बढ़ते हैं. हेड स्पीच के बारे में एक्चुअल में क्या है, देखो सुप्रीम कोर्ट ने अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये बात कही थी, ऑब्जर्व की थी कि हेड स्पीच जो है इट रेप्यूटेटेड राइट टू इक्वलिटी इन ए पॉलिटी कमिटेड टू प्लूरलिज्म. ये कहा गया था ना कि अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इट केस ऑब्जर्व दैट हेड स्पीच जो होगा वो क्या है, रेप्यूटेड है राइट टू इक्वलिटी में. किसमें? राइट टू इक्वलिटी इन ए पॉलिटी कमिटेड टू प्लूरलिज्म, क्योंकि ये कमिटेड है किसके साथ? प्लूरलिज्म के साथ. ठीक है, उसका सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था हेड स्पीच वर्सेस फ्री स्पीच में. इनकी फ्री स्पीच इंक्लूड्स राइट टू कमेंट, फेवर और क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज. उन्होंने कहा था भैया कि जो फ्री स्पीच है वो इंक्लूड राइट टू कमेंट या फेवर और क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज, यानी गवर्नमेंट पॉलिसी को क्रिटिसाइज करना, फेवर करना या कमेंट करना, इससे राइट यानी कि क्या इंक्लूड है राइट टू किसमें? फ्रीडम में. बट हेड स्पीच यानी कि क्रिएटिंग और स्प्रेडिंग हेटेड अगेंस्ट ए टारगेटेड कम्युनिटी और ग्रुप. ये क्या है? हेट स्पीच. अगर आप किसी भी कम्युनिटी को टारगेट करके, ग्रुप को टारगेट करके ये स्प्रेड कर रहे हो, फैला रहे हो हेटेड स्पीच को, दैट इट हैज स्पीच, हेट स्पीच हैज़ नॉट बीन डिफाइंड एनी लॉ इन इंडिया. यानी इस प्रकार की जो हेट स्पीच है वो किसी भी लॉ में इंडिया की डिफाइंड नहीं है, डेफिनेशन नहीं है. हाउएवर हेट स्पीच जनरली इंसाइटमेंट टू हेटेड प्राइमरीली अगेंस्ट ए ग्रुप ऑफ पर्सन. वो क्या होती है? किसी एक ग्रुप ऑफ पर्सन के अगेंस्ट इंसाइट करती है, मतलब एग्रेसिव करती है. डील्ड विद आईपीसी सेक्शंस लाइक 153A एंड 295E. यानी कि आईपीसी के जो सेक्शन है 153A और 295A के अकॉर्डिंग ये क्या है? डील करता है आईपीसी सेक्शन के अकॉर्डिंग. ठीक है गाइस, तो यहाँ पे देखो पार्ट खत्म हो गया है. अगले पार्ट में हम क्वेश्चन आवर और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे. ये फंक्शन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर या लोकल गवर्नमेंट की क्या क्या फंक्शन है. तो पॉइंट 1 कंप्लीट हो गया गाइस. सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए गाइस और बने रहिए हमारे साथ. और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, थोड़ा सा हमारा मोरल बढ़ाइए, थोड़ा एंगेजमेंट मिलेगा. सो थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड लव यू ऑल गाइस. थैंक यू वेरी मच.